राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो इस वर्ष एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर देने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। एमपीपीएससी क्या है? ये है एक संस्था, एक आयोग। इसकी फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी में है और इंग्लिश में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की फुल फॉर्म है। इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखने वाले हैं। तो मुख्य परीक्षा में पेपर होते हैं 6, ठीक है, जिसमें से 4 पेपर तो होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4। एक होता है सामान्य हिंदी का और व्याकरण का, और एक होता है निबंध और प्रारूप लेखन का। तो ये 6 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, जो सामान्य अध्ययन 1 या GS1 जिसको बोलते हैं, इसमें इतिहास और भूगोल 2 सब्जेक्ट आते हैं। ये पेपर होता है 300 नंबरों का। ये पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, और इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन 2 या GS2 भी बोलते हैं जिसको, जिसमें कि राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ये सब्जेक्ट आते हैं। पेपर होता है 300 नंबरों का। सोल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन 3 या जिसको GS3 भी बोलते हैं, इसमें विज्ञान और तकनीकी वाले सब्जेक्ट आते हैं। ये पेपर भी 300 नंबरों का होता है। सोल्व करने के लिए भी 3 घंटे का समय मिलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पेपर नंबर 4 है या GS4, ये इसमें जो है एक तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन वाले ये सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 200 नंबरों का ये पेपर होता है। 3 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 पेपर थे, GS1, GS2, GS3 और GS4 मुख्य परीक्षा के, ठीक है। जो प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसकी वीडियो हमने पहले से ही बना दी है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से देख लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, वहां पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब जो हमारा 5वां पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी और व्याकरण का, ठीक है। ये पेपर होता है 200 नंबरों का। 3 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है। और नोट करने वाली बात है कि इस पेपर को केवल हिंदी भाषा में ही सोल्व कर सकते हैं। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, केवल हिंदी भाषा में इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा 6ठा पेपर होता है हिंदी निबंध का और प्रारूप लेखन का, ठीक है। ये पेपर होता है 100 नंबर का। 2 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है, और ये पेपर भी केवल हिंदी भाषा में ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। जो हमारी टोटल परीक्षा होती है, ये टोटल नंबर होते हैं 1400 नंबर की टोटल परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, और 175 नंबर का इसमें साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं वो ऐड हो जाता है। तो फाइनल मेरिट जो लगती है 1575 नंबर की फाइनल मेरिट लगती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। मुख्य परीक्षा जो है 1400 अंकों की होती है, और 175 नंबर इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के जुड़ जाते हैं, तो 1575 नंबर की फाइनल मेरिट लगती है। ये मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न जो होता है लगभग एक जैसा ही होता है कि किस किस पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन 1 यानी GS1, GS2 और GS3 ये 3 पेपर जो हैं, वैसे GS के 4 पेपर हैं, पर GS के जो ये 3 पेपर हैं GS1, GS2, GS3, ये तीनों पेपरों का क्या है, प्रारूप एक जैसा होता है प्रश्नों का। इसमें प्रश्न एक जैसे आते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे GS1 है, GS2 है और GS3 है, ये तीनों पेपरों में जो क्वेश्चनों का टाइप होता है ना वो एक जैसे होता है। कैसे कि प्रत्येक पेपर में 2 खंड होते हैं, ठीक है, खंड ए और खंड ब। यहाँ पर ध्यान देना, खंड ए और खंड ब। मैं एक पेपर का आपको बता रहा हूँ तो आप उसी के अनुसार आइडिया लगा लेना कि तीनों पेपर में ऐसे ही होते हैं। और जो खंड ए होगा उसमें 5 इकाई होंगी तीनों पेपरों में, जो खंड ब होगा उसमें भी 5 इकाई होंगी। तो खंड ए में भी 5 इकाई, खंड ब में भी 5 इकाई। ये मैं केवल एक पेपर का बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया मैं GS1 का बता रहा हूँ तो GS2 में भी ऐसा ही है और GS3 में भी ऐसा ही है। तो 5-5 इकाई होगी, यानी एक पेपर में 10 इकाई होगी और 2 खंड होगी, और प्रत्येक खंड में 5 इकाई होंगी। ऊपर ही बताया, खंड ए में 5 इकाई, खंड ब में 5 इकाई। प्रत्येक इकाई में
30 नंबर की होगी। यहाँ पर ये ध्यान देना, जो ये 5 इकाई हैं, तो 5 इकाई कितने नंबर की होगी? 150 नंबर होगी, क्योंकि एक पेपर हमारा 300 नंबर का होता है। तो 5 इकाई 150 नंबर की, और ये वाली 5 इकाई भी 150 नंबर की। तो प्रत्येक इकाई कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की। अब 30 नंबर की जो हमारी एक इकाई है, उस एक इकाई की 30 नंबर में किस किस टाइप से क्वेश्चन होंगे? तो 3 तो होंगे अति लघु प्रश्न, 30 नंबर में बता रहा हूं, और 2 होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये मैं केवल एक इकाई का बता रहा हूं, तो आप मल्टीप्लाई करके 5 इकाई का कर लेना, ठीक है। एक इकाई में 3 अति लघु कितने नंबर के हो गए? 9 नंबर के, और 2 लघु उत्तरीय कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के, और एक दीर्घ उत्तरीय कितने नंबर का है? 11 नंबर का। तो ये 30 नंबर की आपकी एक इकाई हो गई, और 5 इकाई 150 नंबर की होगी, ठीक है। उसी हिसाब से 5 इकाई 150 नंबर की, तो 150 नंबर का आपका एक खंड पूरा हो गया, यानी खंड ए में 150 नंबर पूरे हो गए। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे यहाँ पर है, उसी हिसाब से खंड बै में होंगे। तो दोनों खंड में कितनी इकाई? 10 इकाई, और नंबर कितने? 300 नंबर, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हैं कि एक खंड में टोटल, एक खंड में 15 तो अति लघु होंगे, 10 लघु होंगे, और 5 दीर्घ होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन में प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, नोटिफिकेशन में प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है प्रश्नों का, पर मैक्सिमम जो टाइप होता है ना पेपर का, वो यही होता है। GS1 में भी, GS2 में भी, और GS3 में भी, तीनों जो GS के पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर में 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड ब, GS1 में भी, GS2 में भी, GS3 में भी, ठीक है। और एक खंड में 5-5 इकाई होंगी। तो ये GS1, GS2, GS3 तीनों का सेम ऐसा ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे ये खंड है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जो हमारा प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 1, इसका जो खंड ए है, उसमें जो इकाई 1 है, उसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास एवं संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? भारत का राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, ये पूछा जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का इतिहास पूछा जाएगा इकाई 1 में। फिर इकाई 2 है, उसमें क्या है? 10वीं और 11वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद मुगल शासक और उनका शासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। फिर इकाई 3 है, इकाई 3 में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, इस तरह से, ठीक है। फिर इकाई 4 है, इकाई 4 में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो इकाई 4 में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से, ठीक है। फिर इकाई 5 है, तो इकाई 5 में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो इकाई 5 में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जैसे गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था 5 इकाई खंड ए में, ठीक है। और खंड ब में भी 5 इकाई होंगी, तो कुल मिला के 10 इकाई होंगी, और 2 खंड होंगे एक प्रश्न पत्र में, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर ये देख लो, प्रश्न पत्र प्रथम का खंड ब, ठीक है। 2 खंड होते हैं ना, खंड ब। तो खंड ब में जो पहली इकाई है, उसमें विश्व का इतिहास से रिलेटेड कुछ पूछे जाएंगे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, भौगोलिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, क्रिया, चक्रवात, ठीक है। विश्व की ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्षा ऋतु का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इकाई 2, इसी में खंड ब में इकाई 2 है, जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से पूछा जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें तथा हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, प्राकृतिक संसाधन, उनके उपयोग, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि वृद्धि, वितरण, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इकाई 3 में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो इकाई 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मृदा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिट्टी से, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से, प्रमुख उद्योग से, राज्य की जनजातीय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 4 में देख लेते हैं क्या है। इकाई 4 में देखो क्या है कि जल एवं आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे भूजल एवं जल ग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं जो होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 5 से क्या क्या पूछा जाएगा? इकाई 5 में भारत का आधुनिक तकनीकी या भारत की आधुनिक तकनीक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रह के, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न पत्र 1, यानी प्रथम प्रश्न पत्र GS1 का, ठीक है। अब GS2 में जो है क्या क्या पूछा जाएगा? देखो GS2 में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी 10 इकाई हैं, खंड ए और खंड ब, इसमें भी 2 खंड हैं। देख लो ये रहा खंड ए, इकाई 1, इकाई 2, ठीक है, इकाई 3 और इकाई 4, इकाई 5, ठीक है। ये रही 5 इकाई,
इनमें प्रशासन एवं प्रबंधन, भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में। ठीक है, अब खंड ब आ जाता है इसी का, दूसरे प्रश्न पत्र का खंड ब, जिसमें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले खंड में राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी पॉलिटी वाला था, और जो दूसरा वाला है इसका खंड ब, उसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 इकाई हैं, जैसे कि इकाई 1 है, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इकाई 2, फिर आ जाती है इकाई 3 मानव संसाधन विकास के बारे में। ठीक है, इकाई 4 आ जाती है। फिर उसके बाद इकाई 5 में जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा सशक्तिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 इकाई पूरी होगी, 5 इकाई खंड ब की और 5 इकाई खंड अ की। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र पूरा हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न पत्र 3, ये हमारा तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी से बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 10 इकाई होंगी। इकाई 1 यानी कि कार्य बल ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्वनि से क्वेश्चन, विद्युत से क्वेश्चन, चुंबक से क्वेश्चन, प्रकाश से, ऊष्मा से क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 में तत्व यौगिक मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 3 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 4 आ जाती है फिर, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, जनरेशन। ठीक है, उस प्रकार से इकाई 5 आ जाती है। फिर इकाई 5 में संख्याएं, प्रकार, इकाई, मापन, मतलब ये समझ लो कि इकाई 5 जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, और मैथ के क्वेश्चन भी है इसमें, जैसे ये दे रखा प्रतिशतता, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रायिकता वगैरह के बारे में। इकाई 6 यानी कि खंड ब आ जाता है यहाँ पर। खंड ब में देख लो संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण से रिलेटेड। इकाई 7 आ जाती है। फिर उसके बाद इकाई 8, और इकाई 8 में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 9 आ जाती है। फिर इकाई 9 में पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम के बारे में पूछा जाएगा। फिर इकाई 10 आ जाती है। तो इकाई 10 कुल मिला के ये हमारा 3 प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गए, GS1 का, GS2 का और GS3 का। ठीक है, अब हम चतुर्थ प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिसमें कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इकाई 1 जिसमें कि दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इकाई 2 मनोवृत्ति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि विषय वस्तु, मनोवृत्ति निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, इस तरह से। इकाई 3 मानवीय आवश्यकताएं, इकाई 4 में भ्रष्टाचार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इकाई 5 में केस स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना पंचम प्रश्न पत्र यानी 5वां प्रश्न पत्र। ठीक है, जिसमें कि सामान्य हिंदी और व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर तक का हिंदी का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्नों का प्रकार कैसे होगा, जैसे कि देख लो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अलंकार से क्वेश्चन होंगे, जैसे शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थान अलंकार, अनुवाद होगा, वाक्यांशों का संधि एवं समास होंगे, विराम चिन्ह होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि डिटेल में दे रखा है मुहावरे, कहावत, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश भी होगा। ठीक है, ये हिंदी के बारे में है। अब देख लेते हैं हम अपना छठा प्रश्न पत्र। ठीक है, जिसमें कि हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन के बारे में पूछा जाएगा, और लगभग निबंध जो होगा वो 1000 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, निबंध पूछा जा सकता है 1000 शब्दों में, जैसे कि पर्यावरण विज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है, धर्म अध्यात्म के बारे में, शिक्षा में गुणवत्ता के बारे में, आधुनिकरण के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में, उदारीकरण के बारे में, और ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, द्वितीय निबंध जो है समसामयिक घटनाओं का ऊपर होगा, जिसमें कि लगभग 500 शब्दों में ये निबंध लिखना होगा, और 25 नंबर में ये निबंध होगा। प्रारूप लेखन में जो है हमारा क्या होगा कि 25 नंबर में हमको प्रारूप लेखन लिखना होगा। कोई मतलब एक पत्र लिखना होगा, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं जिसको, प्रपत्र, विज्ञान, रिपोर्टिंग, टाइपिंग, अधिसूचना के आधार पर ये कम से कम 250 शब्दों का हमको एक निबंध लिखना होता है, और ये टोटल पेपर जो होता है 100 अंकों का होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करके अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।